हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी दूसरी क्लास में जिसका नाम है ट्रेड एंड कॉमर्स 2.2। आपको जैसा कि मालूम है, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था एक ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में कि एक मनुष्य अपने जीवन में क्या क्या कार्य करता है। तो हमने सीखा था एक मनुष्य अपने जीवन में दो तरीके के काम करता है। एक का नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दूसरे का नाम है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि अपने जीवन को कमाने के लिए की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने मन की शांति के लिए की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के हमने कुछ प्रकार पढ़े थे जिसका नाम था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। वहीं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो मंदिर जाना, घर में खाना बनाना, अपने बच्चों को पढ़ाना। एक टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना तो बेटे वो तो इकोनॉमिक है, लेकिन अगर एक टीचर अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक है। फिर हमने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी कि क्वालिफिकेशन जरूरी है या नहीं है, रिस्क कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आपको किस तरीके की एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे। हमने डिस्कस किया था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अगर आपको डीप में समझना है आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। यहां पर इन तीनों का कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। और आज हम आपसे जो मिले हैं वो हमारे इस टॉपिक के लिए मिले हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पुराने दिनों में सीबीएसई बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर फोकस करता था अकाउंट्स के चैप्टर, अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स में आपको पढ़ना पड़ता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें कि एक सप्लायर दूसरे को सामान बेचता था, उधार बेचता था, तो फिर उस उधार सामान बेचने के बदले एक डॉक्यूमेंट ड्रॉ किया जाता था जिस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि आप हमारी स्लाइड में देख सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब बिल का एक्सचेंज, एक बिल दूसरे को दिया जाता है। तो आप देखेंगे जरा, परचेजर, यहां पे हमने लिखा हुआ है परचेजर। परचेजर यानी कि गुड्स को खरीदने वाला व्यक्ति, और यहां पे हमने लिखा है सेलर। सेलर यानी कि गुड्स को बेचने वाला व्यक्ति। सेलर जब गुड्स को बेचता है तो वो सेल करता है। सेलर ने गुड्स को बेचा, क्या किया? सेल। सेल करने के बाद परचेजर या तो पेमेंट कर दे भाई, तुरंत पैसा दे दे, लेकिन इन केस अगर परचेजर के पास पैसा नहीं है तो सेलर एक बिल भी ड्रॉ करता है। साथ साथ क्या ड्रॉ करता है? बिल। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि बिल क्या है। बिल तो सर अगर नगद सामान बेचेगा तो बिल ड्रॉ नहीं होगा बेटे। जब सामान बिकता है तो इनवॉइस ड्रॉ होता है। इनवॉइस और बिल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप बिल तो कहते हो लेकिन वो बिल नहीं होता, वो क्या होता है? इनवॉइस। जब हम गुड्स की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं वो इनवॉइस के अंदर होती है। तो यहां पर एक बिल ड्रॉ किया जाता है। बिल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा या कर दूंगी, उसकी एक्सेप्टेंस लेना बहुत जरूरी है। आपको क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो डिपेंड करता है कि सेलर से आपकी क्या बॉन्डिंग है। तो बिल यहां पर ड्रॉ किया जाएगा। लेट से हमने 20,000 रुपए का अमाउंट लिया हुआ, आपने जो भी गुड्स बेचे उसकी कीमत कितनी है? 20,000। ये जो परचेजर है उसके ऊपर क्या देता है? एक्सेप्टेंस देता है। एक्सेप्टेंस यानी कि रजामंदी, ठीक है कि मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अब हम आगे चलेंगे। अब देखिए जरा, यहां पर बताया जा रहा है इन द एंशिएंट टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय एंशिएंट टाइम? एंशिएंट टाइम का मतलब है प्राचीन काल। पुराने दिनों में क्रेडिट सेल और परचेज वाज कैरिड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। भाई क्रेडिट सेल किसके बेसिस पे चलती थी? डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, कुछ कागजों के बेसिस पे, जो आज भी चलती है। उन डॉक्यूमेंट्स को पहले के टाइम पर कहा जाता था हांडीज एंड चिट्ठी। क्या कहा जाता था? हांडीज एंड चिट्ठी। अगर आप पुराने जमाने में कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते थे उधार सामान को खरीदने या बेचने के लिए, तो उसके लिए हम कौन से डॉक्यूमेंट लगाते थे? हांडी एंड चिट्ठी। हांडी बिकम मोर पॉपुलर। हांडी जो है क्या बन गया? ज्यादा पॉपुलर हो गया। भाई आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे यूज करते हो, कोई पॉपुलर होता है, कोई पॉपुलर नहीं होता है। तो हांडी वहां पर ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब हांडी के कुछ प्रकार है। सर हांडी के क्या प्रकार है? देखो जी, बहुत अच्छी बात है। हांडी के प्रकार, एक है दर्शनी। दर्शनी का मतलब होता है दर्शन। दर्शन यानी कि देखना। जब हम किसी को देखते हैं, दर्शनी बोले तो देखना। क्या लिखा है? बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हमेशा दिखती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ क्या है? मुद्दती। मुद्दती यानी कि समय। बहुत सारी उर्दू की पोइट्री होती है, उसमें लिखा है होता है कि बहुत मुद्दतों बाद ये दिन आया है। तो मुद्दत मतलब बेसिकली समय से डील करते हैं हम लोग। तो मुद्दत क्या होता है? बेस्ड ऑन टाइम। अगर इसको हम आगे पढ़ें तो ये जो दर्शनी है, दर्शनी को 4 जगह क्लासिफाई किया गया।
देखनहार, शाहजोग, धनीजोग और फरमानजोग। ठीक है सर। देखो अगर बात करें देखनहार की, देखनहार बोले तो देखना, तो देखनहार में हमने लिखा है, यहां बेटे पब्लिक गलती से लिख दिया है, यहां पर पब्लिक नहीं है, ये पेबल है। पेबल टू प्रेजेंटर, देखनहार में पेमेंट किसको होती है? प्रेजेंटर को। पेबल टू प्रेजेंटर एंड लाइबिलिटी अराइज ऑन द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट, यानी कि जिसको पेमेंट रिसीव होगी कल को वो पैसा वापस भी करेगा। बेसिकली जब हम देखनहार को यूज करते हैं तो वो लाइबिलिटी अराइज करता है। क्या अराइज करता है? लाइबिलिटी अराइज करता है। अगर किसी को उधार लेना है तो वो किसके बेसिस पे लिया जाता है? देखनहार के बेसिस पे लिया जाता था। प्राचीन काल की बात हो रही है, एंशियंट टाइम की। वहीं दूसरी तरफ है शाहजोग। शाह यानी कि देखो स्पेसिफिक, शाह मतलब होता है जिसको सब जानते हैं, स्पेशल। शाह का मतलब है स्पेशल। तो जब भी स्पेसिफिक की बात होगी तो पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, जिसको सब लोग जानते हैं, शहंशाह, राजा। पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन एंड देयर इज नो लाइबिलिटी ऑन द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट। पेमेंट काटनी पड़ेगी भाई हमें अपने एडिटर्स की, स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने पेमेंट किसको करनी है? एक स्पेसिफिक पर्सन को करनी है। और आपको पता है कि जो राजा है, राजा के सर के ऊपर बोझ होगा क्या? सर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देयर इज नो लाइबिलिटी ऑन द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट। वहीं तीसरी तरफ है धनी जोग। व्हाट डू यू मीन बाय धनी जोग? धनी जोग का क्या मतलब हुआ? धनी मतलब धन, भाई जिसके पास धन है। नो लाइबिलिटी ऑन द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट। सर ये पेमेंट किसी को भी हो सकते हैं, बिल्कुल किसी को भी हो सकते हैं। यहां पर है स्पेसिफिक, यहां पर पेमेंट किसी को भी हो सकती है, कोई दिक्कत किसी को? आगे चलते हैं। फिर लिखा है बेटे फरमान जोग। फरमान का मतलब होता है ऑर्डर, हम आदेश जारी कर दें। फरमान का मतलब क्या है? ऑर्डर। तो इस तरीके की पेमेंट कब की जाती है? पेबल ऑन ऑर्डर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरी तरफ जिसका नाम है मुद्दती। मुद्दती और दर्शनी में अंतर सिर्फ इतना सा है, मुद्दती के अंदर समय आ जाता है, दर्शनी के अंदर समय नहीं आता है, बेस्ड ऑन टाइम। तो देखिए जरा, धनी जोग यहां पे है, यहां पर भी हम धनी जोग पढ़ के आए हैं। सेम डेफिनेशन है, नो लाइबिलिटी ऑन द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट बट पेबल विद इन द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, विद इन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहां पर पेमेंट कैसे होती है? विद इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में पे होता है। फरमान जोग भी सेम है, पेबल ऑन ऑर्डर। फरमान जोग पेबल ऑन ऑर्डर, बट टाइम कंसीडर कर दिया गया विद इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है जोखमी। जोखमी इन द सेंस रिस्क को कवर करने के लिए, जोखमी यानी कि जोखिम। और जब भी जोखिमी डॉक्यूमेंट्स की बात होती है, जोखिमी डॉक्यूमेंट्स रिस्क को कवर करते हैं। सर किस तरीके के रिस्क? लेट्स से हमें एक गुड्स को दूसरी जगह तक पहुंचाना है, तो उसके लिए मुझे किसी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरा सामान ट्रक से जा सकता है, गाड़ी से जा सकता है, हवाई जहाज से जा सकता है, कैसे भी सामान जाएगा। उस सामान को पहुंचाने के लिए रिस्क बहुत जाता है। हो सकता है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कोई डकैत आके वो सामान को लूट ले, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो यहां पर एक रिस्क अराइज होता है कि क्या जो सामान हम यहां से दूसरी जगह भेज रहे हैं वो एक्चुअल में पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। तो इस रिस्क को कवर अप करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है जोखमी। क्या नाम होता है गाइस? जोखमी। तो जोखमी जो डॉक्यूमेंट है देख सकते हैं, ड्रॉन अगेंस्ट द गुड्स इन ट्रांजिट। जो गुड्स रास्ते में है उस गुड्स के अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट ड्रॉ किया गया है। इफ द गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर गुड्स को कुछ भी हुआ रास्ते में, द होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी लायबल। जिस बंदे के पास वो कागज होगा उसको सारा पैसा भरना पड़ेगा। ये हमारी क्लासिफिकेशन थी किसकी? हांडीज की। हांडीज कितने तरीके की? दो तरीके की, दर्शनी और मुद्दती। दर्शनी यानी कि पेबल टू प्रेजेंट, यहां पे प्रेजेंटर की बात हो रही है, बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन। मुद्दती यानी कि बेस्ड ऑन टाइम। अब हम आगे चल रहे हैं अपने टॉपिक में, बिजनेस। वापस से आते हैं। देखिए गाइस, बिजनेस की अगर बात करी जाए, बिजनेस क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस आपको पता है, बिजनेस एक ऐसी
एक्टिविटी है जिसके अंदर हम गुड्स को डेली बेसिस पे खरीदते और बेचते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। बट एक बिजनेस करने वाला जो व्यक्ति है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों वो बिजनेस करना चाहता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ए बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। एक बिजनेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टेब्लिश की जाती है अर्निंग प्रॉफिट फॉर देयर ग्रोथ। भाई कोई नहीं चाहता कि मैं आज जिस स्टेज पे हूं उसी स्टेज पर रहूं, तो बिजनेस करने वाला व्यक्ति हमेशा क्या चाहता है, ग्रोथ चाहता है। वो चाहता है डेली बेसिस पे बिजनेस करने, यानी कि वो सर्वाइव करना चाहता है इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। अलॉन्ग विथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट, वो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन भी चाहता है और समाज की भलाई भी चाहता है। सर कोई बिजनेस नहीं चाहता समाज की भलाई, ऐसा कैसे कह रहे हो? चाहता है। उसे पता है कि अगर समाज की भलाई आपने नहीं करी तो बेटे समाज के लोग आपके बिजनेस में भी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपका गुड्स नहीं खरीदेंगे, और नहीं खरीदेंगे तो आपका बिजनेस बंद होगा, जाहिर सी बात है। तो हमने देखा यहां पर ग्रोथ चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, अलॉन्ग विथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, so these are the following objectives of business। तो हम देख सकते हैं बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस के खुद के लिए होते हैं। वहीं दूसरी और है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब जो बिजनेस समाज के लिए कुछ काम करता है। और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो बिजनेस अपने एम्प्लॉयज के लिए काम करता है, जो अपने यहां पर काम करने वाले लोगों के लिए काम करता है। ठीक है, अगर आगे चर्चा की जाए तो हम देख सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में। एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक बिजनेस अपने लिए क्या क्या काम करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, मैं अपने लिए क्या काम कर रहा हूं। एक बिजनेस अपने लिए काम करता है प्रॉफिट। सबसे पहले क्या चाहिए भाई, प्रॉफिट चाहिए। लॉस में कोई भी बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस करने का सबसे पहला उद्देश्य प्रॉफिट कमाना। दूसरा उद्देश्य है डेली प्रॉफिट कमाना। एक दिन प्रॉफिट कमा के काम नहीं चलेगा, प्रॉफिट कैसे कमाना है, डेली कमाना है। तीसरा उद्देश्य, हम डेली प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, तीसरा उद्देश्य हम चाहते हैं कि आज हमारी एक दुकान है, कल 2 हो जाए, परसों 5 हो जाए, तो इसको हमने क्या कंसिडर किया, ग्रोथ। प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ये बिजनेस के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि एक बिजनेस समाज के लिए कौन कौन से काम करता है। तो आप समाज के लिए देखो क्या क्या काम करोगे एज अ बिजनेसमैन। आपको पता है कि समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं और उन बहुत सारे लोगों को नौकरी की जरूरत है। नौकरी कौन देगा, एक बिजनेस देगा। तो हमने यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर क्रिएशन। एक बिजनेस के उद्देश्य किसके प्रति, एक समाज के प्रति। समाज के प्रति हमारा एक पहला बेसिक दायित्व यह आता है कि आप लोगों को रोजगार दे दो। दूसरा, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सर बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब, अगर खराब प्रोडक्ट दोगे तो क्या समाज आपकी इज्जत करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, एक बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना पड़ेगा। वहीं क्या है, यहां पर लिखा है बेटे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब इसको अनफेयर ना करके फेयर कर दो, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सर फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है आप व्यापार जब करो तो इस बात का ध्यान रखना कंज्यूमर्स के साथ किसी भी तरीके का गलत बिहेव ना हो। सर गलत बिहेव कैसे, उनको प्रॉपर वेट प्रोवाइड करो। प्रॉपर वेट का मतलब आप उनको 1 किलो बताकर 900 ग्राम सामान मत देना, एमआरपी से ऊपर प्राइस मत चार्ज करना, मिलावट मत करना किसी भी प्रोडक्ट में। चीनी में के अंदर आप कुछ और मिला के दे रहे हो या चावल के अंदर कुछ और मिला के दे रहे हो, तो ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। आप गलत तरीके से व्यापार कर रहे हो, गलत तरीके से व्यापार नहीं करना। ये हमारे उद्देश्य है एक समाज के प्रति। सप्लाई ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, भाई जो सामान कस्टमर को चाहिए ना वही सामान डिलीवर करो। आलतू फालतू के सामान डिलीवर करोगे तो ये आपके लिए नुकसान की बात है और लोग आपके प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बात नहीं। सपोज दैट मदर डेयरी कंपनी की अगर मैं बात करूं, मदर डेयरी कंपनी मिल्क बेचती है जिनकी जो साइज होते हैं, प्रोडक्ट का साइज होता है वो आधा लीटर का मिल्क आता है या फिर 1 लीटर का आता है। वो कैसे डेवलप किया गया, उन्होंने ये प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त ये कैसे डिसाइड किया
कि हमें 1 लीटर का ही बेचना है या फिर आधे लीटर का ही बेचना है। उन्होंने 5-5 लीटर की कंजम्पशन की थैली क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उन्हें पता है कि डेली बेसिस पे एक नॉर्मल व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, आधे लीटर और 1 लीटर की कंजम्पशन कर सकता है। भाई किसी को ज्यादा चाहिए वो ज्यादा ले ले। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कंपनी 1 लीटर और आधे लीटर का प्रोडक्शन नहीं करती, वो सीधा 10 लीटर की थैली बनाती है, 10-10 लीटर के पाउच। क्या एक आदमी 10 लीटर कंज्यूम कर पाएगा एक दिन में? और अगर मान लेते हैं वो कर भी ले, लेकिन सब थोड़ी कर पाएंगे। और अगर सब कंज्यूम नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट जब 10 लीटर किसी ने खरीदा, एक तो पैसा वेस्ट, दूसरा उसको रखना पड़ेगा संभाल कर, उसकी कॉस्टिंग अलग आएगी, और कई बार वो प्रोडक्ट खराब भी होगा। तो हम कह सकते हैं आपको सप्लाई कैसा करना चाहिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट जैसे कि कंज्यूमर की डिमांड है उस तरीके का प्रोडक्ट आप सप्लाई करिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक, आप जब भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन टेक्निक में इको फ्रेंडली टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, कम्युनिटी सर्विस। आप एक समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो, कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि स्कूल खोल सकते हो, कॉलेजेस खोल सकते हो, हॉस्पिटल खोल सकते हो, कम्युनिटी सेंटर खोल सकते हो, जहां पर लोग अपने बच्चों की शादी पार्टी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी कम्युनिटी सर्विसेज में आती है। अब हम डिस्कस करेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। सर व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल ऑब्जेक्टिव? अच्छा, मुझे एक पॉइंट और याद आ रहा है, ऊपर वाले पॉइंट में ही मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर जी लिख सकते हैं आप यहां पर। पॉइंट नंबर जी बेसिकली क्या है? रेगुलर सप्लाई। किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई रेगुलर होना जरूरी है। सर अगर प्रोडक्ट की सप्लाई रेगुलर नहीं है तो उसमें क्या? फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं मदर डेयरी कंपनी का। मदर डेयरी कंपनी एक दिन में इतना प्रोडक्शन करती है कि लाखों बच्चे भूखे नहीं रहते। लाखों बच्चों का पेट भरने का काम है मदर डेयरी कंपनी का। भले ही पैसा लोग देते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचो अगर मदर डेयरी कंपनी एक दिन अपना प्रोडक्शन बंद कर दे, सिर्फ और सिर्फ एक दिन, तो देश के अंदर लाखों ऐसे बच्चे हैं जो उस दिन भूखे रह जाएंगे। भूखे रह जाएंगे तो इसमें कमी किसकी है? कंपनी की या लोगों की? एब्सोल्युटली कंपनी की कमी है। कंपनी ने क्यों नहीं किया प्रोडक्शन? तो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि आप रेगुलरली किसी प्रोडक्ट की सप्लाई को मेंटेन करो। तो हमारा एक पॉइंट बन के आया रेगुलर सप्लाई का। अब हम आएंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब एक कंपनी अपने वर्कर्स के लिए क्या क्या काम करेगी। तो देखिए, एक कंपनी अपने वर्कर्स को एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेगी। अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद कंपनी कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करेगी। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब है, एक मिनट गाइस, हाँ जी देखेंगे कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी, कॉम्पिटिटिव सैलरी। कंपनी बेटे पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगी। सर पर्सनल ग्रोथ का मतलब एक एम्प्लॉय जब कंपनी के साथ काम करता है तो सिर्फ कंपनी की ग्रोथ के लिए काम नहीं करता। वो एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी पर्सनल ग्रोथ भी हो। उसमें किसका साथ होना चाहिए? कंपनी का साथ होना चाहिए। उसकी डे बाय डे सैलरी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, उसको नए मेथड सिखाने चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आप पर्सनल ग्रोथ के अंदर लिख सकते हो पॉइंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पीयर रिकॉग्निशन। सर पीयर रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीयर का मतलब होता है ग्रुप। पीयर का मतलब क्या है गाइस? पीयर का मतलब है ग्रुप। आप किसी व्यक्ति को ग्रुप में इज्जत दोगे। सर ग्रुप में इज्जत देने का मतलब, चार दोस्तों के ग्रुप में अगर किसी एक की बड़ाई हो रही है, एक की तारीफ करी जाए, तो वो ऑटोमेटिकली काम करने के लिए मोटिवेट होता है। तो एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एम्प्लॉय को जब वो अच्छा करता है तो लोगों के सामने उसको क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। तो ये कहलाएगा पीयर रिकॉग्निशन। स्पेशल बेनिफिट का मतलब ये है कि आप अपने एम्प्लॉयज को
थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे सकते हो, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी दे दिया, या फिर उनके बच्चों की ट्यूशन फीस प्रोवाइड कर दी, उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये स्पेशल बेनिफिट्स ये आ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एक कंपनी को पूरे करने चाहिए अपने एम्प्लॉयज के प्रति।